अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लाखों का लॉस करवा सकता है। और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है? एलओआई को कॉन्ट्रैक्ट समझ लेना या एलओए को प्रॉपरली ना समझना। रियल प्रोजेक्ट में बहुत लोग इसी कन्फ्यूजन के वजह से डिस्प्यूट फेस करते हैं, पेमेंट अटक जाता है और कभी कभी लीगल इशू भी हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कमर्शियल डॉक्यूमेंट का सीरीज नंबर 3। आज का वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा एलओआई क्या होता है, एलओए क्या होता है, इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और एक रियल प्रोजेक्ट में ये कैसे काम करते हैं। और एंड में मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा फ्लो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप साइट इंजीनियर हो, क्यूएस हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट नोन है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लोग गलत समझते हैं वो है एलओआई। मैं यहाँ डेफिनेशन रीड नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्टली सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा जो रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। और अगर आपको डिटेल रेफरेंस चाहिए तो उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में एलओआई एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो यह दिखाता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ डील या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात, एलओआई लीगली बाइंडिंग नहीं होता, मतलब ये फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक सिग्नल होता है कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ आगे बढ़ने के लिए, बस इंटेंशन दिखाता है, कमिटमेंट नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपका दोस्त ने आपसे कहा, मैं तुम्हारा कार खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में दोगे। डील अभी पक्की नहीं हुई, सिर्फ इंटेंशन दिखाया। ये कॉन्सेप्ट है एलओआई का। एलओआई जनरली नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब लीगली आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, या एक्सक्लूसिविटी, यानी किसी और के साथ डील नहीं कर सकते। बाइंडिंग हो सकता है। का मेन पर्पस होता है सीरियस इंटेंशन दिखाना, यानी कि कंपनी या क्लाइंट को यह बताना कि वो डील को आगे ले जाना चाहते हैं। तो कब यूज होता है? मोस्टली 3 सिचुएशन में। फाइनल एग्रीमेंट साइन होने से पहले, टेंडर या बाइंडिंग स्टेज के टाइम, और जब दोनों पार्टी रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन डिटेल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। एलओआई यूजुअली कौन देता है? एलओआई जनरली बायर या क्लाइंट, या जो पार्टी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहती है वो एलओआई इशू करती है। अब देखते हैं एलओआई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। सबसे पहला, दोनों पार्टी का नाम, फिर प्रोजेक्ट या डील का पर्पस, उसके बाद प्रपोज्ड टर्म्स एंड कंडीशन यानी बेसिक कंडीशंस होते हैं। एक वैलिडिटी पीरियड भी होता है, मतलब ये एलओआई कब तक वैलिड रहेगा। और लास्ट में इशूइंग पार्टी का सिग्नेचर होता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एलओआई जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होता, इसका मतलब ये फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बहुत लोग यह मिस्टेक करते हैं कि एलओआई को कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आपने एलओआई को कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया तो फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है। तो सिंपल समरी, एलओआई का मतलब है इंटेंशन दिखाना, ना कि फाइनल कमिटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एलओए और एग्रीमेंट साइन होता है। एलओआई सिर्फ स्टार्टिंग स्टेप है। अभी हमने समझा एलओआई होता क्या है। अब देखते हैं कि एक्चुअल एलओआई डॉक्यूमेंट दिखता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज लिखा होता है। सबसे पहले डेट मेंशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट से पता चलता है कि एलओआई कब इशू हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, बिना डेट का कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद टू सेक्शन आता है जिसमें
जिस कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को LOI भेजना है उसका नाम लिखा हुआ होता है। फिर आता है सब्जेक्ट। यह क्लियरली बताता है कि LOI किस प्रोजेक्ट के लिए है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर सब्जेक्ट लाइन से कंफ्यूजन अवॉइड होता है। अब आते हैं मेन कंटेंट। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्लाइंट ये बोल रहा है कि हमने आपका ऑफर कंसीडर किया है और हम आपको प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। मतलब इंटरेस्ट क्लियर है बट फाइनल डिस्कशन अभी बाकी है। यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मेंशन की गई है, जैसे 2.5 करोड़। यह एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं होता, बस एक आइडिया दिया जाता है। यह लाइन सबसे क्रिटिकल है। दिस लेटर शैल नॉट कंस्टिट्यूट ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सिर्फ इंटेंशन है, कमिटमेंट नहीं। अगर आप ये लाइन इग्नोर कर देते हो तो फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब हो सकता है। लास्ट में ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर होता है, जो इस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल बनाता है। साइड में कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स दिए गए हैं, आइए उसे देखते हैं। डेट हमेशा मेंशन करिए। सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। की टर्म्स लिखना चाहिए। नॉन बाइंडिंग क्लॉज इंक्लूड करना चाहिए। ऑथराइज का सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। अभी हमने LOI समझा जो सिर्फ इंटेंशन दिखाता है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जहां एक्चुअल कमिटमेंट स्टार्ट होता है, वो है LOA। सेम वाला एग्जाम्पल। अब आपका दोस्त ने कहा सही है, 5 लाख में डील पक्की, कब ले सकता हूँ कार। ये है LOI का कॉन्सेप्ट। डील हो गई, कमिटमेंट आ गया। LOA एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट या एम्प्लॉयर इशू करता है, ये कंफर्म करते हुए कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। सिंपल लैंग्वेज में, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है LOI से। LOA जनरली लीगल बाइंडिंग होता है। LOA मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे मोबिलाइजेशन, प्लानिंग, रिसोर्स अरेंजमेंट करना। लेकिन फुल वर्क स्टार्ट करने से पहले यूजुअली एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। LOI का मेन पर्पस होता है ऑफिशियल कंफर्म करना कि कौन सेलेक्टेड हुआ। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली बोलता है आप ही कॉन्ट्रैक्टर हो, अब प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। LOI कब यूज होता है? जनरली 4 सिचुएशन में यूज होता है। टेंडर इवेल्यूट होने के बाद, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, या जब पार्टनरशिप कंफर्म होता है। LOI बाइंडिंग होता है लेकिन एक कंडीशन के साथ, उसकी इनफोर्सिबिलिटी डिपेंड करती है। टर्म्स क्लियर होना। टर्म्स क्लियर है या नहीं, दोनों पार्टी का इंटेंशन क्या है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं LOI के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। सबसे पहले ओरिजिनल टेंडर या ऑफर का रेफरेंस, फिर एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट या कॉस्ट, उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क, यानी एग्जैक्टली क्या काम करना है, स्टार्ट डेट और कंप्लीशन टाइम, टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट शेड्यूल, और लास्ट में इश्यू अथॉरिटी का सिग्नेचर। अब इम्पोर्टेंट बात, LOI सिर्फ इंटेंशन था, LOA एक्चुअल कमिटमेंट है। LOI में ऑप्शन होता है बैकआउट का। LOA के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने LOA का कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते हैं कि एक्चुअल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यह एक सिंपल LOA है जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को इशू करता है जब उसे ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। यह डॉक्यूमेंट एक फॉर्मल कंफर्मेशन होता है कि प्रोजेक्ट ऑफिशियली अवार्ड हो चुका है। सबसे पहले ये डेट मेंशन होता है। यह इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी से कॉन्ट्रैक्ट टाइमलाइन स्टार्ट होता है। फिर टू सेक्शन में कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा होता है और सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन होता है किस टेंडर या प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस हो रही है। सब्जेक्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है वरना कन्फ्यूज़न हो सकता है।
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, रेफरेंस टू ओरिजिनल टेंडर, मतलब ये एलओआई डायरेक्टली उस टेंडर को रेफर करता है जो कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया था। यह प्रूफ है कि वही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एग्जैक्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे यहाँ 2.45 करोड़ मेंशन है, ये फाइनल एक्सेप्टेड अमाउंट होता है। उसके बाद क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे एग्रीमेंट साइन करो, परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करो, रिसोर्स मोबिलाइज करो। यह सब नेक्स्ट स्टेप होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ टाइम ऑफ कंप्लीशन भी मेंशन होता है, जैसे 18 मंथ्स। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्लियर हो जाता है। यह फीचर प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में ऑथराइज्ड अथॉरिटी का साइन होता है, जो इस डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड बनाता है। साइड में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमाइंड करते हैं। टेंडर रेफरेंस होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्लियर होना चाहिए, कंप्लीशन का टाइम डिफाइन होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेचर होना चाहिए। अभी तक हमने एलओआई और एलओए इंडिविजुअली समझा, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो चलिए एक सिंपल टेबल, एलओआई वर्सेस एलओए, एकदम क्लियर डिफरेंस। सबसे पहला, पर्पस। एलओआई का पर्पस होता है इंटरेस्ट शो करना, और एलओए का पर्पस होता है ऑफर एक्सेप्ट करना। एलओआई हम इंटरेस्टेड है, एलओए हम एक्सेप्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, लीगल बाइंडिंग। एलओआई यूजुअली बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन एलओए बाइंडिंग होता है। यहाँ से एक्चुअल कमिटमेंट स्टार्ट होता है। स्टेज की बात करते हैं। एलओआई यूज होता है बिफोर नेगोशिएशन या फाइनल एग्रीमेंट, और एलओए यूज होता है आफ्टर टेंडर एवेल्यूशन या सिलेक्शन। एलओआई पहले आता है, एलओए बाद में। एलओआई कौन इशू करता है? एलओआई यूजुअली बायर या बिडर इशू करता है, और एलओए हमेशा क्लाइंट या एम्प्लॉयर इशू करता है। डिटेलिंग लेवल, एलओआई में डिटेल कम होता है, सिर्फ इंटेंशन लेवल पे। एलओए में डिटेल ज़्यादा होता है, जैसे अमाउंट, स्कोप, टाइमलाइन। वर्क स्टार्ट कब करते हैं? अब एक कॉमन डाउट, क्या एलओआई से काम स्टार्ट होता है? आंसर है नो। एलओआई के बाद ही फुल वर्क स्टार्ट होता है, सिर्फ लिमिटेड मोबिलाइजेशन या प्रिपरेशन होता है। एक्चुअल वर्क यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बाद स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो एलओआई में लो रिस्क होता है, एलओए में मीडियम रिस्क होता है, क्योंकि कमिटमेंट आ चुकी होती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंफ्यूजन का रिस्क। एलओआई में कंफ्यूजन हाई होता है, लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। एलओए में कंफ्यूजन मीडियम होता है, अगर टर्म्स क्लियर हो। एलओआई में ऑप्शन भी होता है पीछे हटने का। एलओए के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। अब तक हमने एलओआई और एलओए को समझ लिया, लेकिन रियल लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है मिस्टेक की वजह से, और वही प्रोजेक्ट डिले और डिस्प्यूट का रीज़न बनता है। तो चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक और उनको अवॉइड कैसे करें। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक, एलओआई को कॉन्ट्रैक्ट समझना। एलओआई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ इंटेंशन होता है। दूसरी मिस्टेक, वैलिडिटी या एक्सपायरी डेट मेंशन ना करना। अगर एक्सपायरी नहीं है तो डॉक्यूमेंट कब तक वैलिड है, ये अनक्लियर हो जाता है। तीसरा मिस्टेक, एलओआई बिना प्रॉपर अथॉरिटी के इशू करना। अगर ऑथराइज्ड पर्सन साइन ना नहीं करेगा तो डॉक्यूमेंट लीगली वीक हो सकता है। और एक डेंजरस मिस्टेक, वर्क स्टार्ट कर देना बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट का। कभी भी सिर्फ एलओआई के बेसिस पे काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लोग वॉग टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एज डिस्कस्ड। यह फ्यूचर में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होता। नेक्स्ट, एक और सीरियस मिस्टेक,
LOA कंडीशन पढ़े बिना एक्सेप्ट कर लेना, यहाँ एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सिंपल समझो, क्लियरिटी नहीं होगा तभी तो प्रॉब्लम पक्की है। अब देखते हैं कैसे इन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हमेशा क्लियरली मेंशन करिए कि LOI बाइंडिंग है या नहीं। हर डॉक्यूमेंट में क्लियर वैलिडिटी डेट जरूर लिखिए। LOA इशू करने से पहले लीगल रिव्यू करिए, स्पेशली हाई वॉल्यूम प्रोजेक्ट में। सारे डॉक्यूमेंट्स की साइंड कॉपी मेंटेन करिए, यह फ्यूचर डिस्प्यूट में काम आती है। सीक्वेंशियल नंबर यूज करिए ताकि डॉक्यूमेंट ट्रैक इजीली कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्सक्लूसिविटी जैसे क्लॉज इंक्लूड करिए, ये दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब डॉक्यूमेंट ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन करवा लीजिए। तो डिफरेंस सिंपल है, मिस्टेक प्रोजेक्ट को रिस्क में डाल देता है और बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को सिक्योर करता है। कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, राइट एग्जीक्यूशन से आता है। अभी तक हमने थ्योरी समझा, LOI क्या है, LOA क्या है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब कैसे काम करते हैं, चलिए एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, टेंडर फ्लोट। सबसे पहले गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, जैसे यहाँ एग्जांपल है 10 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड सबमिट करते हैं, यह स्टार्टिंग स्टेज है जहां कंपटीशन होता है। स्टेप 2, LOI इशू होना। अब डिपार्टमेंट्स बिड एवेल्यूएट करता है और एक कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करता है। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को LOI दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि हम आपको प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। साथ में बोला जाता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। यह सिर्फ इंटेंशन कंफर्म होता है, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। थर्ड स्टेप, LOA इशू करना। नेक्स्ट स्टेप, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तब LOA इशू होता है और यह बोलता है आपका टेंडर एक्सेप्ट हो गया है। साथ ही इंस्ट्रक्शन मिलता है एग्रीमेंट साइन करने का विद स्पेसिफाइड डेट। यहाँ से डील ऑफिशियली कंफर्म हो जाती है। फोर्थ स्टेप है एग्रीमेंट साइन करना। उसके बाद दोनों पार्टीज, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। यह एग्रीमेंट LOA के टर्म्स पे बेस्ड होता है। यहाँ से लीगल क्लियरिटी और प्रोटेक्शन मिलता है। स्टेप 5 है वर्क ऑर्डर इशू। फिर डिटेल वर्क ऑर्डर इशू होता है। इसमें सब कुछ क्लियर डिफाइन होता है, स्कोप ऑफ वर्क, ड्राइंग, टाइमलाइन, पेमेंट टर्म्स, पेनल्टी क्लॉजेज। ये एग्जीक्यूशन का मेन डॉक्यूमेंट होता है। अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप में, जो कि है वर्क बिगिंस। अब कॉन्ट्रैक्टर अपनी टीम और इक्विपमेंट मोबिलाइज करता है और एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। तो यह पूरा फ्लो होता है एक रियल प्रोजेक्ट का, टेंडर, LOI, LOA, एग्रीमेंट, वर्क ऑर्डर, एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा LOI और LOA क्या होता है, कैसे काम करता है और रियल प्रोजेक्ट में उनके क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आपको बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकते हो और अननेसेसरी रिस्क और डिस्प्यूट से बच सकते हो। यह सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपको प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ईजी और यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसा प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टॉपिक्स और भी लेके आने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्क ऑर्डर के बारे में डिटेल में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। तो उस वीडियो को मिस मत करिए। याद रखिए, नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ तरीके से अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।